संस्कृताय, मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग इसके पूर्व में संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता इत्यादि विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया विषय पर चर्चा करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से पूर्ण होती है। क्रिया किसी कार्य को करने या होने की को दर्शाती है। प्रत्येक वाक्य की जो क्रिया होती है वह वाक्य को पूर्ण होना दर्शाती है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो क्रिया होती है वह कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को करने वाला व्यक्ति होता है वह कर्ता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, सोना आदि, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। संस्कृत में आप लोग धातु पढ़े होंगे। क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है। इन्हीं के साथ कुछ जुड़कर, कुछ प्रत्यय जुड़कर क्रिया के सामान्य रूप बन जाते हैं। जैसे हंस क्या है? धातु है। बोल क्या है? धातु है। पढ़ क्या है? धातु है। इसमें ना प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? ना प्रत्यय लगा दिया, तो यह मूल रूप से सामान्य क्रिया बन जाएंगी। जैसे हंस में लगा दिए ना प्रत्यय हंसना, पढ़ में लगा दिया पढ़ना, बोल में लगा दिया बोलना। ठीक, यही चीज नीचे लिखा भी है कि मूल धातु में न प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ठीक, इसी तरह त प्रत्यय लगाने से पढ़ता, ठीक, बोलता और लिखता, हंसता, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य में क्रिया के होने के समय, जब क्रिया हो रही हो उस समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल, कर्ता का जो प्रभाव या फल होता है वह जिस चीज पर पड़ेगा, चाहे वह व्यक्ति होगा अथवा वस्तु होगी, वही उस वाक्य का कर्म कहलाता है। जैसे नीचे देख लीजिए, नेहा दूध पी रही है। यहाँ नेहा कर्ता हो गई, दूध क्या हो गया? कर्म हो गया, और पीना, पी रही है, ये क्रिया हो गई। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हुआ है। ये जो पीना शब्द है ये क्रिया है, ठीक है, इसको कर्म के इधर होना चाहिए था, ये यहाँ पे बीच में। ठीक, पी रही है, पी रही है क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। दूध कर्म है हमारा, दूध क्या है? कर्म है। इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो नेहा दूध को पी रही है, दूध हमारा कर्म हो गया, पी रही है क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं के द्वारा व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की पत्र लिख रही है। लड़की क्या लिख रही है? पत्र को लिख रही है। लड़की लिख रही है, ये सामान्य वाक्य हो गया। लड़की कर्ता हो गई और लिख रही है क्रिया हो गई। लेकिन किस चीज को लिख रही है? तो पत्र को लिख रही है, तो पत्र हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक, अब सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ विकर्मक लिखा है, इसको द्विकर्मक बना दीजिएगा। क्या बना देंगे आप लोग? द्विकर्मक लिख दीजिएगा, द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। ठीक, इसको सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट हो जाता है, बुक वालों से हो जाता है। बुक क्या, प्रिंटिंग प्रेस की गलती है। ठीक है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, दो प्रकार की क्रियाओं को बताया। सकर्मक क्रिया के दो भेद बताए, एक कर्मक
सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे नेहा झाड़ू लगा रही है। अब नेहा यहाँ पे कितने कर्म कर रही है? केवल एक कर्म, केवल झाड़ू लगाने का काम कर रही है। तो झाड़ू को लगा रही है, तो यहाँ पे एक कर्म है, इसलिए यह एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, इस उदाहरण में झाड़ कर्म है और लगा रही है क्रिया है, तो क्रिया का फल सीधा कर्म पे पड़ रहा है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। कैसी है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। अब द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो काम हो रहे हों, वे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे ओजस्व अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है। एक तो ओजस्व खेल भी रहा है और दूसरा मतलब क्रिकेट को खेल रहा है, साथ ही साथ अपने भाई के साथ क्रिकेट को खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कर्म हो रहे हैं, इसलिए इसमें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अकर्मक क्रिया कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रणव इंजीनियर है। प्रणव क्या है? इंजीनियर है, इसमें कोई कर्म ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः चार भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। याद रखिएगा, संरचना के आधार पर, ये कोई भेद नहीं है, मतलब रचना के आधार पर, जैसे हम क्रिया का प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो उस आधार पे या संरचना के आधार पे क्रिया के चार भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। अब आइए जान लेते हैं जल्दी से संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक कार्य को पूर्ण या एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, हमने कहा बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन कहा कि बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या था? संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। खेल रहा है, बच्चे खेल तो रहे हैं, लेकिन कब खेल रहे हैं? दिन भर खेलते रहते हैं। क्या कहा? दिन भर खेलते रहते हैं। खेलते तो रहते हैं लेकिन दिन भर खेलते रहते हैं, तो दो क्रियाएं। अगर हम कहें बच्चे दिन भर रहते हैं, दिन भर रहते हैं, एक क्रिया हो गई। लेकिन कहा दिन भर खेलते रहते हैं, तो दो क्रियाएं मिलकर वाक्य को पूर्ण करने, मतलब क्रिया को पूर्ण करने की बात कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। अब आते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बात शब्द से बतियाना, अपना शब्द से अपनाना और नरम शब्द से नरमाना, ये सभी संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि विशेष और विशेषण से जो बने शब्द होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती। कोई कठिन बात नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, ये जो शब्द होते हैं, इनसे जब कोई क्रिया बनती है, इन चीज़ों से जब कोई क्रिया का निर्माण होता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से, तो वो क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे बात से बतियाना, बात क्या है? क्रिया करना है ना। वह बात करता है, क्या करता है? बात को करता है, बात कर्म हो गया। ठीक है, अपने से अपनापन, अपनाना, नरम से नरमाना, इस प्रकार। ठीक है, अब प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। पहला प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला, जैसे मालिक, अध्यापिका आदि, और दूसरा प्रेरित कर्ता या प्रेरित होने वाला, अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है उसमें, ठीक है, उसमें प्रेरित करता हुआ। ठीक, जैसे अगर हम कहें एक वाक्य कि अध्यापिका छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अध्यापिका छात्रों को पढ़ने के लिए अध्यापिका छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो यहाँ पे अध्यापिका भी हो गया और छात्रों को, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई ना। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं, पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी द्वितीय प्रेरणा। यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है, वित्तीय है तो उसको द्वितीय बना लीजिएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। जो सामने हो, वाक्य में सामने दिखाई दे वो प्रेरणा प्रत्यक्ष, और जो सामने न दिखाई दे वो अप्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आ जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई हो क्रिया। पहले समय में हुई हो क्रिया जो वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा कर के लगाकर बनाई जाती है। जैसे चोर सामान चुरा कर भाग गया। अब चोर ने सबसे पहले तो सामान को चुराया और उसके बाद भागा। पहले चुराने का कर्म किया, उसके बाद भागने की, पहले चुराने की क्रिया की, उसके बाद भागने की क्रिया की। ठीक है, तो इस तरह अगला उदाहरण देख लीजिए। छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। पहले छात्र ने पुस्तक को देखने की क्रिया की, उसके बाद उत्तर देने की क्रिया किया। ठीक, अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप लोग जरूर भेजिएगा। क्रिया को कहते हैं जब काम को करना पाया जाता है, जब काम को होना पाया जाता है, जब काम को करना या होना दोनों पाया जाता है, या जब कर्ता कुछ कहना चाहे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। जिस क्रिया में कर्म होता है वह कहलाती है अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ओजस्वी से मिलकर मैं घंटों बतियाता रहा। यहाँ क्रिया भेद है सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। आयुष दूध पीकर सो गया, रेखांकित अंश का क्रिया भेद क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है कि पूर्वकालिक क्रिया है कि सामान्य क्रिया है? अंशु पुस्तक पढ़ती है। क्रियाओं का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या एक कर्मक क्रिया? ग्वाला दूध दूहता है में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है क्या कर्मक क्रिया है, सकर्मक की द्विकर्मक? पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया के भेद को बताइए कि कौन सा इसमें भेद है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक है कि प्रेरणार्थक है? राजू खाकर सो गया क्रिया को और क्रिया का और कौन सा भेद है बताइए? संयुक्त क्रिया का भेद है कि पूर्वकालिक क्रिया का कि प्रेरणार्थक क्रिया का कि द्विकर्मक क्रिया का? क्वेश्चन नंबर 10 आता है, अपना शब्द से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी है? अपनत्व, अपनापन, अपने या अपनाना। ठीक है, इस तरह 10 क्वेश्चन हैं, इनका आप लोग कमेंट में उत्तर अवश्य दीजिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि हिंदी व्याकरण की क्लास अवश्य किया करें। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।